28 साल पहले 22 मई 1987 को हुआ मेरठ के हाशिमपुरा में नरसंहार। 42 मुस्लिमों की मौत हो गई। 28 साल केस चला। 21 मार्च 2015 को फैसला आया और पता नहीं चला कि हत्या किसने की थी। एबीपी न्यूज पहुंचा हाशिमपुरा। इन तस्वीरों का सच क्या है? तस्वीरों में हाथ ऊपर उठाए दिख रहे इन लोगों का सच क्या है? वर्दी में नजर आ रहे सेना और पीएसी के इन जवानों का सच क्या है? 28 साल पहले की वो कहानी जो आज भी कई सवालों के जवाब ढूंढ रही है। पुराने मेरठ की इन्हीं संकरी गलियों में बसा है हाशिमपुरा। मेरठ का वो मोहल्ला जिसका नाम 28 साल से कानून की फाइलों में दबा हुआ धूल चाट रहा था। 28 साल बाद धूल छटी और कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन कोर्ट के फैसले ने 42 मुस्लिम परिवारों के जख्म को हरा कर दिया है। 28 साल में कानून व्यवस्था इस बात का पता नहीं लगा पाई कि 42 मुस्लिमों की हत्या किसने की थी। आरोप है कि मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई 1987 को सेना के जवानों, पीएसी और पुलिस ने मिलकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनके घरों से उठाया था। ये तस्वीरें पत्रकार प्रवीण जैन ने खींची थी जब करीब 2000 मुस्लिम इकट्ठा किए गए और अलग अलग ट्रकों में लाए गए थे। आरोप है कि इनमें 40 से ज्यादा मुस्लिमों को पीएसी के जवानों को सौंप दिया गया था, जो पीले रंग के एक ट्रक में इन्हें लेकर गाजियाबाद की तरफ गए। पीड़ितों के परिवार वालों के मुताबिक इनको यही लगा था कि इन्हें जेल भेजा जा रहा है, लेकिन आरोप है कि 42 लोगों को गोली मार दी गई थी, जिनके शव गंग नहर में मिले थे। इस मामले में पीएसी के 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें 3 लोगों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई, जबकि बाकी 16 लोगों को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। प्राविधान है कि आपको बिजली का ऐसा इंतजाम होना चाहिए, रोशनी ऐसी होनी चाहिए। रात में पोस्टमार्टम करा सकते थे। ये रात में हत्या हुई थी 8-9 बजे के आसपास, तो रात में पोस्टमार्टम करा के दे सकते थे। ये कहना कि पोस्टमार्टम कराने में डिले होगा इसलिए हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, तब तो कोई नहीं चाहेगा कि उसके अगर उसका कोई नियर या डियर वन मारा गया है तो उसका पोस्टमार्टम हो। हाशिमपुरा नरसंहार की जांच सीबीसीआईडी की टीम को सौंपी गई थी और आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन राज्य सरकार तो मारे गए सभी लोगों के नाम तक नहीं बता पाई। पीड़ितों की वकील रिबेका जॉन का दावा है कि मौत की वो गाड़ी ही आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत बन सकती है। पुलिस वाले जब पुलिस वालों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनका एक नेचुरल टेंडेंसी है एविडेंस को दबा के रखने का। वही इस केस में हुआ। जो बेस्ट एविडेंस था वो यूपी पुलिस ने कोर्ट में नहीं पेश किया। हाशिमपुरा के कई घरों में आज भी जख्म हरे हैं, निशान दिल पर भी हैं और जिस्म पर भी। हाशिमपुरा उस खौफनाक दर्द की गवाही दे रहा है, लेकिन सबूत के अभाव में कानून दोषियों को सजा नहीं दे पाया। एबीपी न्यूज ने की है हाशिमपुरा की गलियों में पड़ताल। आखिर क्या है हाशिमपुरा का सच? कमरुद्दीन के परिवार क्या कह रहा है वो सुनवाएंगे आपको। कमरुद्दीन तब महज 21 साल के थे। 3 महीने हुए थे शादी को, मार दिया गया। मेरठ में सब ठीक है, लोग बाग वैसे ही हैं जैसे पहले थे, बस कुछ ठीक नहीं है तो मेरठ के हाशिमपुरा इलाके के कुछ लोगों की जिंदगियां। कुछ लोगों की पैर 2-2 जगह से टूटे हुए हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी की आंख फूटी हुई है, किसी के सिर फटे हुए हैं। वहाँ जाके
बत्ती ऑफ करने के बाद उन्होंने गोली मारी और नहर में फेंक दिया। हाशिमपुरा के रहने वाले जमालुद्दीन के बेटे कमरुद्दीन भी उन 42 लोगों में शामिल थे जिनकी हत्या हुई थी। उस वक्त कमरुद्दीन की उम्र महज 21 साल थी और उनकी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। उस दिन की बात कर आज भी कमरुद्दीन का परिवार सिहर उठता है। 22 मई 1987 दिन शुक्रवार का था। लगभग 3 बजे के करीब ऐसी अफवाह सुनने में मिली कि हमारे पूरे महल्ले को फोर्स ने घेर लिया है, शायद हमारे घर की गिरफ्तारी होगी और जिसके घर में हथियार निकलेगा उसको जेल भेजा जाएगा, वरना तलाशी होकर छोड़ दिया जाएगा। फिर हम लोगों को बाहर ले जा गए, छोटे बच्चों को, लगभग 10 साल के बच्चे और 60 साल के बूढ़े, सबको ले गए और बोले कि जी हम बात करेंगे। बात करने गए, जब बाहर निकले तो सबके हाथ ऊपर उठवा दिए और बोला कि आप सब गिरफ्तार हो गए। तो हम लोगों को सड़क पे ले गए और सड़क पे टुकड़ी बना दी। जिस तरीके से ले जा रहे थे, जैसे 200 आदमी हैं तो 200 आदमी की टुकड़ी एक साइड में बना दी। फिर 300 ले गए तो 300 की टुकड़ी एक साथ बना दी। इसी तरीके से 10-15 टुकड़ियाँ 2-3 हज़ार आदमी जो भी मोहल्ले में थे, जवान बूढ़े, सबको ले गए। कमरुद्दीन के घर वालों के मुताबिक यातनाओं का दौर तो अब शुरू होने वाला था। पहले तो उन्हें ट्रकों में भरा गया, फिर ऐसी यातनाएं दी गईं जिनका कोई अंत ही नहीं था। वो हमारे ऊपर ट्रक पे चढ़ गए, 6 तो ऊपर चढ़े पीएससी के जवान, सिविल में थे वो, मतलब उन्होंने ड्रेस नहीं पहन रखी थी। वो तो सैंडो बनियान में थे और लोअर में थे। वो कहाँ से थे, ट्रेनिंग वाले थे या स्पेशल बुलाए थे। उनकी भाषा जो थी वो भी कुछ ऐसी थी जैसे भोजपुरी होती है, मतलब उनकी गालियाँ जो थी वो भी मतलब बहुत अजीब गरीब थी कि पेट्रोल के इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन मैंने देखे हाथों में उनके कि ये पेट्रोल के इंजेक्शन तुम्हारे पीछे लगाएंगे और किसी का तेजाब के लगाएंगे। इस तरीके से वो बात करने लगे। फिर हमारी उन्होंने बहुत पीटा हमें साइड की, और इस तरीके से डंडे मार रहे हैं तो किसी की आंख पे लगा तो आंख निकल गई उसकी। इसी तरीके से मेरी भी पिटाई हुई वहाँ पर, बहुत सभी की पिटाई हुई। जमालुद्दीन का कहना है कि बच्चों और बूढ़ों को सेना ने छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं गया। उनमें 40-50 ऐसे लोगों को चुना गया जो मजबूत कद-काठी के थे। उनमें कमरुद्दीन भी था। तो वो सब के सब 45 या 50 आदमियों को एक ट्रक खड़ा हुआ था पीएससी का, उस पीएससी में भरकर वो थाने नहीं ले गए उसे, बल्कि यहीं से ही सीधे गंग नहर ले गए और वहाँ जाके लगभग उन्हें 9, साढ़े 9, 10 बज गए होंगे। रात का अंधेरा, जंगल का इलाका, वहाँ जाके बत्ती ऑफ करने के बाद उन्होंने गोली मारी और नहर में फेंक दी। मौत तो तय हुई थी कमरुद्दीन के भाई की भी, लेकिन उसका शरीर कमजोर था और उम्र कम थी, इसलिए सिर्फ उसका सिर फोड़ा गया, जान नहीं ली गई। मेरे सिर में इस तरीके से यहाँ डंडा सबसे पहले लगा तो मैं तो बेहोश हो गया। मेरा खून यहाँ अच्छा इतना फट गया था, ये तो इसमें तो खून निकला होगा, मुझे ये भी नहीं पता। इनके जख्म भर गए, लेकिन दर्द है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अपनों की यादें तस्वीरों में रह गई हैं। वो खौफनाक मंजर आज भी इनकी सूनी आंखों में दिख जाता है। और 21 मार्च को जब ये फैसला आया 28 साल बाद, तो फैसले में यह है कि पता नहीं हत्या किसने की थी। मोहम्मद नईम की कहानी देखिए। हमारे जो महल्ले के साथी थे उन्हें सबको पकड़ के ले गए, वहाँ मुरादनगर नहर पे ले गए। तो हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कहाँ क्या होगा। फिर उसके बाद में एक अशरफ थे, उनको उतार के गोली मारी। उसके बाद में हमने सब जितने भी बैठे थे, हमने सब ने जो था रोल मचा दी, बचाओ 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 करके। तो काफ़ी हल्ला करा। उसमें जो पीएसी वाले थे, उसमें ट्रक के अंदर खड़े थे, बाहर खड़े थे, उन सब ने जो था गोली चला दी ट्रक के अंदर बैठे हो पे। जब हम पे गोली चला दी, वो गोली ऐसी चली कि किसी के कहीं लग रही, किसी को मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि गोली कहीं के आदमी के अंदर को निकल के जा रही थी। इसी बीच में कोई 1-2 सेकंड के बाद में वो सारा बिल्कुल शांत हो गई पूरी गाड़ी, कोई आवाज़ नहीं आई, किसी तरह की चूंचा नहीं, सब शांत हो गए। उतार के उन्होंने नीचे ज़मीन में फेंका। नीचे ज़मीन में फेंक के मेरे को उन्होंने 1-2 पीएसी वालों ने मेरे यूँ हाथ पकड़े और एक ने जो था सामने से आके मेरे गोली मारी। उसके बाद में उन्होंने 2 पीएसी वालों ने मुझे पकड़ा और पकड़ के नहर में फेंक दिया। जैसे मैंने हाथ पैर चलाया तो मेरा झाड़ी मेरे हाथ में आ गई, और जैसे वो झाड़ी मेरे हाथ में आई तो मैंने जो था वहाँ उन झाड़ियों को पकड़ के मैं बैठ गया वहीं पे ही, और इतना हिस्सा मैंने बाहर किया। भागने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद वहाँ बाहर निकलता हूँ। निकलने के बाद मैंने जो देखा कि एक साहब थे, यासीन नाम था उनका, वो चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। मैंने उनको जो बचाने की कोशिश करी तो मेरे जो उनके गोली लगी हुई थी, मैंने जो उनको यूँ करके उठाया तो उनके जो पेट फटा हुआ था उसके अंदर मेरा हाथ चले गया और उन्होंने दम दे दिया। किसी का बेटा नहीं रहा, किसी का
पति नहीं रहा, किसी का भाई नहीं रहा, लेकिन अदालत का फैसला कह रहा है कि न जाने किसने जान ली। एक और नईम थे, उनकी कहानी देखिए। हाशिमपुरा के मोहम्मद नईम को कबूतर पालने का बड़ा शौक था। 1987 में सिर्फ 30 साल के थे नईम। 3 महीने हुए थे उनकी शादी को। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 22 मई 1987 का वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। नईम के भाई तब सिर्फ 8 साल के थे। अपने भाई को बचाने के लिए जवानों के पैरों से लिपट गए थे। मैं उस टाइम 8 या 9 साल का हूँगा और उस टाइम मुझे पूरा याद है कि यहीं से ले गए थे जहाँ हम बैठे हैं, यहीं पर बैठे हुए थे। हम बच्चे बाहर खेल रहे थे, तभी एकदम पीएससी वाले और मिलिट्री वाले आए और एकदम जो है बस जो एकदम हाथ ऊपर करवाए उनके, क्योंकि अकेले वही थे सिर्फ, बाकी बड़ों में तो एकदम हाथ ऊपर करवाने के बाद कोई ले गए। अब हमने जब सबने पूछा कि भाई कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो कहने लगा भाई हमने सब मोहल्ले वालों को आपके पकड़ा है, सब जितने भी हैं बाहर अफसर लोग बैठे हैं, उनसे पूछताछ करके आपके 10-15 मिनट में आपके भाई को वापस भेज देंगे। तो मैं टांगों में चिपट गया था उस टाइम। एबीपी लाइव में अब हम देख रहे हैं हाशिमपुरा का सच क्या है। मेरठ का मोहल्ला हाशिमपुरा, जहां 22 मई 1987 को 22 मुस्लिमों की हत्या हुई थी। अदालत का फैसला 28 साल बाद आया और सबूतों के अभाव में कोई दोषी नहीं है। हाशिमपुरा के परिवार वालों का दर्द जख्म फिर हरे हो गए। तब के एसपी साहब क्या कह रहे हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत ने उनसे बात की। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग की जांच की शुरुआती हिस्सा रहे तब के गाजियाबाद के एसपी वीएन राय जी हमारे साथ हैं। सर, जो नई बात अब सामने आ रही है कि प्रभात कौशिक नाम का एक लड़का था जिसको गोली लग गई, उसी के रिटेलिएशन में उनके भाई जो कि मेजर थे, उन्होंने इस पूरी इंजीनियरिंग को अंजाम दिया और ये हत्याकांड हुआ। देखिए, ये सारी चीज़ें तफ्तीश का विषय थी और जैसा आपने कहा कि शुरुआती 20-22 घंटों 24 घंटों तक तो गाज़ियाबाद पुलिस के पास तफ्तीश थी, उसके बाद सीआईडी के पास चली गई। तो ये काम सीआईडी का था कि इसको इस्टेब्लिश करें, डीपली जाएं इस पूरे मसले में और जा कर के इसे इस्टेब्लिश करें। दुर्भाग्य से सीआईडी ने बहुत ख़राब तफ्तीश की और अगर आप सीआईडी की केस डायरीज देखें तो शुरू तक में तो कुछ दिनों तक ये बात वो कहते रहे कि साहब ये एक प्रभात कौशिक नाम के लड़के की हत्या हुई है जिसका इस पूरे घटनाक्रम से कोई संबंध नज़र आता है, लेकिन बाद में इसमें उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई और जो इन्वेस्टिगेशन में जितनी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। तो मैं समझता हूँ कि इस पर तो जब तक कि कोई थारो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, निर्णयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपने इसमें काफ़ी रिसर्च भी किया है, किताब भी लिखी है, आपको क्या लगता है कि ये एक बदले की भावना से की गई कार्रवाई थी? देखिए, ये भी हो सकता है। मैं अपनी किताब के सिलसिले में जब सामग्री इकट्ठा करने के लिए पिछले 4-5 सालों में मेरठ आया और मैंने सीआईडी की डायरियाँ, केस डायरियाँ पढ़ी, तो मुझे लगता था कि ये भी एक संभावना हो सकती है जिसको गहराई के साथ और जिसकी विस्तार से छानबीन होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से ये नहीं हुई। हाशिमपुरा 22 मई 1987।